नमस्कार, जनता टीवी पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलोअप लेकर मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। खबरों की खबर या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे जनता रिपोर्टर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कल काकोरी क्षेत्र में 2 संदिग्ध आतंकियों की एटीएस ने गिरफ्तारी की थी और आज उनको कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पेश करने के बाद कोर्ट ने 14 दिन की रिमांड पर दे दिया है। अब इन 14 दिनों में उनसे कई पहलुओं पर बातचीत होगी कि आखिर वो 15 अगस्त को जो दहशत फैलाने वाले थे वो कहां फैलाने वाले थे। साथ ही साथ जिस तरीके से यूपी में अलर्ट कर दिया गया है, चाहे वो धार्मिक स्थल हो या फिर एयरपोर्ट हो, उनको अलर्ट के बाद और साथ ही साथ इनके जो साथी हैं 5, उनकी लगातार गिरफ्तारी को लेकर एनआईए और साथ ही साथ एटीएस गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। लखनऊ समेत कानपुर और संभल या फिर मेरठ की बात करें, तमाम शहरों में एक साथ छापेमारी हुई है। अब देखना यह होगा कि इन दहशतगर्दियों के साथियों को एटीएस कब तक गिरफ्तार कर पाती है। उत्तर प्रदेश में अलकायदा के 2 संदिग्ध आतंकवादियों के पकड़े जाने के मामले में राजनीति तेज हो गई है। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बाद अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी यूपी एटीएस के ऑपरेशन पर सवाल उठाए हैं। मायावती ने कहा कि विधानसभा चुनाव के करीब आने पर ही इस तरह की कार्रवाई लोगों के मन में शक पैदा करती है। उन्होंने कहा कि अगर यूपी एटीएस का दावा सही है तो मामला गंभीर है और जांच होनी चाहिए। गौरतलब है कि यूपी एटीएस ने अलकायदा के आत्मघाती टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने का दावा किया है। तो उत्तर प्रदेश आतंक निरोधी स्क्वाड यानी कि यूपी एटीएस ने अलकायदा के एक आत्मघाती टेरर मॉडल का भंडाफोड़ करने का दावा किया था, लेकिन मामले में राजनीति भी जमकर हो रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि एटीएस का दावा अगर सही है तो ये गंभीर मामला है, इस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए, वरना इसकी आड़ में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, जिसकी आशंका व्यक्त की जा रही है। उन्होंने यूपी सरकार से सवाल किया कि यूपी विधानसभा आम चुनाव के करीब आने पर ही इस प्रकार की कार्रवाई लोगों के मन में संदेह पैदा करती है। अगर इस कार्रवाई के पीछे सच्चाई है तो पुलिस इतने दिनों तक क्यों बेखबर रही। गौरतलब है कि इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गिरफ्तारी को लेकर बयान दिया था। अखिलेश यादव ने कहा था कि उन्हें यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है। दिल्ली और हरियाणा के बीच एक बार फिर से पानी की सप्लाई को लेकर जंग छिड़ गई है। दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से हरियाणा सरकार पर जानबूझकर पानी की सप्लाई कम करने का आरोप लगाया गया है, जिसके कारण यमुना में पानी कम हो गया है। अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक भी पहुंच गया है। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने सबसे पहले आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार की ओर से 120 मिलियन गैलन पानी कम छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण यमुना के पानी का स्तर लगातार कम हो रहा है। उसके साथ ही उन्होंने कहा हरियाणा सरकार पानी के मसले पर राजनीति भी कर रही है। दूसरी ओर हरियाणा सरकार की तरफ से इन तमाम आरोपों का जवाब दिया गया और कहा कि मानसून में देरी और आम आदमी पार्टी के मिसमैनेजमेंट के कारण यमुना के पानी में कमी आई है। हरियाणा सरकार का यह भी कहना है कि ये समस्या हरियाणा की दी हुई नहीं बल्कि दिल्ली द्वारा खुद पैदा की हुई है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में रविवार शाम को आसमानी आफत ने कई लोगों की जान ले ली। दरअसल रविवार शाम अचानक बिजली गिरने से उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। यूपी में ही करीब मौत का आंकड़ा 40 के करीब बताया जा रहा है, जबकि राजस्थान में करीब मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि 20 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बारिश कहर बनकर टूटी। बारिश के दौरान आसमान से बिजली गिरने के कारण 70 से ज्यादा मौत हो गए। वहीं उत्तर प्रदेश में करीब 40 मौतें हुई है, तो वहीं पर राजस्थान में 20 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इस बीच पीएम मोदी ने भी राजस्थान में आकाशीय बिजली गिरने को लेकर संवेदना व्यक्त की है। बॉलीवुड के थलाइवा रजनीकांत ने राजनीति में छाने से पहले ही राजनीति से हमेशा के लिए दूरी बना ली है। दरअसल रजनीकांत ने बड़ा फैसला लेते हुए राजनीति को छोड़ने का ऐलान किया, साथ ही अपनी पार्टी आरएमएम को भी खत्म कर दिया। रजनीकांत ने कहा कि अब उनका संगठन लोगों की सेवा करेगा
आपकी जानकारी के लिए बता दें, रजनीकांत 6 महीने पहले ही राजनीति से दूर हो गए थे और लंबे समय से उनके राजनीति में वापसी को लेकर कयास चल रहे थे, जिस पर उन्होंने विराम लगा दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुछ ही समय बचा है, जिसको लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा दांव खेला है। चुनाव से पहले सपा ने मुफ्त बिजली और युवाओं को 10 लाख नौकरी देने का वादा किया है, जिसको लेकर लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर भी लगाए गए। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब कम ही वक्त बचा है, जिसको देखते हुए सभी पार्टियां अब अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने भी बड़ा दांव खेला है। चुनाव से पहले सपा ने मुफ्त बिजली और युवाओं को 10 लाख नौकरी देने का वादा किया। इसको लेकर लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर भी लगे हैं। बिहार कांग्रेस में बड़े उलटफेर की कवायद आज शुरू हो गई है। आपको बता दें कि पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर देखते हुए अपनी अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। दरअसल बिहारी बाबू के नाम से मशहूर और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शत्रुघ्न सिन्हा जल्द कांग्रेस पार्टी छोड़ ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में शत्रुघ्न सिन्हा ने एक ट्वीट किया है, जिसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा जल्द घर वापसी कर सकते हैं। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शत्रुघ्न सिन्हा के ज्यादा झुकाव टीएमसी पार्टी की तरफ है। चाचा पशुपति नाथ से अलग होने के बाद चिराग पासवान अब नए गठबंधन का सहारा ढूंढ रहे हैं। आरजेडी के नेता ने चिराग पासवान से मुलाकात की और बिहार में आरजेडी और एलजेपी में गठबंधन की संभावनाएं जताई जा रही हैं। चिराग पासवान लगातार चाचा से नाराज होने के बाद अलग थलग पड़ गए हैं, तो वहीं अब आरजेडी के नेता लगातार चिराग पासवान की तारीफ भी कर रहे हैं और उनसे मुलाकात का सिलसिला लगातार अब जारी है। जी हां, तो लोक जनशक्ति पार्टी के चाचा भतीजा विवाद के बीच चिराग पासवान को राष्ट्रीय जनता दल का लगातार साथ भी मिल रहा है। सोमवार को आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक उनसे मिलने पहुंचे, जिसके बाद बिहार के सियासी गलियारों में इसको लेकर लगातार चर्चा भी हो रही है। करीब 2 महीने से महंगाई की मार झेल रहे लोगों के लिए थोड़ी राहत मिली है। दरअसल डीजल के दामों में 16 पैसे प्रति लीटर की कटौती हुई है। हालांकि अभी पेट्रोल के दामों में किसी तरह की राहत नहीं है। पेट्रोल के दामों में 28 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। वहीं दिल्ली में अब पेट्रोल के दाम 101 रुपये 19 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। वहीं डीजल के दाम 89 रुपये 72 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। भारत में कोरोना की रफ्तार धीमी होती नजर आ रही है। जहां 18 से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन लग रही है, वहीं आपको बता दें कि बच्चों के लिए अभी तक कोई वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं करवाई गई है, लेकिन जल्द ही ये इंतजार खत्म हो सकता है। आपको बता दें, सितंबर से बच्चों के लिए वैक्सीनेशन उपलब्ध करवाई जा सकती है। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इसकी जानकारी आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दी। उन्होंने कहा कि इस मानसून सत्र में कुल 19 वर्किंग डेज होंगे। लोकसभा स्पीकर ने बताया कि संसद में आरटी-पीसीआर टेस्ट की सुविधा 24 घंटे रहेगी और सदस्यों और मीडिया कर्मियों को कोविड नियमों के अनुसार अनुमति दी जाएगी। की शुरुआत से पहले सोमवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संसद का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया। ओम बिरला ने जानकारी दी कि संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक चलेगा। इसमें 19 बैठकें होंगी। कोविड के खतरे को देखते हुए मानसून सत्र के लिए उसी हिसाब से तैयारियां की गई है। संसद में आरटी-पीसीआर की सुविधा 24 घंटे रहेगी। ओम बिरला ने बताया कि 18 जुलाई को सदन के फ्लोर लीडर की बैठक होगी। उसके बाद सदन की कार्यवाही चलाने के लिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आगे कहा कि सभी दलों से आग्रह है कि जिस तरह संसद को चलाने में अभी तक जो सहयोग मिला है, आगे भी वैसा ही सहयोग मिलता रहे।
चंडी माता के भक्तों के लिए खुशखबरी है कि आने वाले दिनों में यानी 25 जुलाई को मां की यात्रा जो है वो शुरू होने जा रही है। इस यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर सेवा का भी लुत्फ आप यात्री उठा सकते हैं। इसी के साथ साथ तमाम जगहों पे लंगर की व्यवस्था भी की जाएगी। गुलाबगढ़ से लेके मचेल दरबार तक अगर बात करें तो जहाँ जहाँ जिस स्थान पर लंगर थे वहाँ पर लंगर की व्यवस्था भी की जाएगी। इस बात का खुलासा सर्वशक्ति समिति के जो प्रधान हैं उन्होंने किया है। उन्होंने हमसे खास बातचीत के दौरान ये भी साफ कर दिया है कि 14 जुलाई से लेके 24 जुलाई तक यात्रा जो है बिल्कुल बंद रहेगी, क्योंकि मंदिर के कपाट इस दौरान उस इलाके में बंद रहेंगे और जब मंदिर के कपाट बंद होंगे तो कोई भी यात्री वहाँ पर यात्रा नहीं कर पाएगा। इसके साथ साथ ये खुशखबरी है कि 25 जुलाई से जैसे जिस तरह हर वर्ष की तरह यात्रा चलती थी और इन दिनों में कोरोना महामारी के कारण वो यात्रा बंद पड़ी हुई थी पिछले 2 सालों से, इस वर्ष इस यात्रा को दोबारा सुचारू रूप से किया जा रहा है और उसके लिए यहाँ पर इंतज़ाम किए जा रहे हैं। आपको बता दूं कि मचेल दरबार पे भी भंडारे की व्यवस्था और तमाम यात्रियों की रहने की खाने पीने की व्यवस्था जो है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया 25 जुलाई से इस यात्रा को फिर से शुरू किया जा रहा है और यात्री इस यात्रा का लुत्फ बड़े ही आरामदायक सफ़र के साथ प्रकृति की तमाम यहाँ पे जिस तरह से सुंदर सुंदर वादियाँ हैं, चिनाब दरिया साथ से गुजरता है, ये सारी वादियों का वो लुत्फ उठा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में इस समय बारिश हो रही है और बारिश के कारण कई जगहों में पस्सियाँ गिरी हैं और गांधरबल के अंदर बादल फटने से काफ़ी नुकसान हुआ है। आपको बता दूं कि पिछले 32 वर्षों का रिकॉर्ड जो है इस बार बारिश ने तोड़ दिया है और बारिश के चलते कई इलाकों में भूस्खलन भी हुआ है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे भी बंद पड़ा हुआ है। हरियाणा में डायल 112 यानी 112 की शुरुआत हो गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को पंचकुला में डायल 112 की शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और डीजीपी मनोज यादव भी मौजूद रहे। प्रदेश में नई हेल्पलाइन यानी त्वरित सहायता के लिए 112 शुरू की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 112 हेल्पलाइन की शुरुआत कर दी है और अब ये 13 जुलाई सुबह 8 बजे से पूरे प्रदेश में काम करना शुरू कर देगी। मुख्यमंत्री ने डायल 112 की शुरुआत के साथ ही आधुनिक और डिजिटल इमारत का भी उद्घाटन किया है पंचकुला में, जो 112 का मुख्यालय रहेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 600 से ज्यादा अत्याधुनिक सेवाओं से लैस वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर प्रदेश के लिए रवाना किया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि ये वाहन अत्याधुनिक सेवाओं से लैस होंगे और घटनास्थल पर जल्द से जल्द पहुंचकर लोगों की मदद करेंगे। काबिले गौर है कि सरकार ने काफी पहले ही ये घोषणा की थी कि प्रदेश में आपातकालीन सेवाओं के लिए डायल 112 की शुरुआत की जाएगी। उसी कड़ी में आज ये शुरुआत हुई है, जिस पर करीब 300 करोड़ रुपए की लागत आई है। कृष्णपाल गुर्जर को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद पृथला के विधायक नयनपाल रावत के कार्यालय पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। यहां पर विधायक नयनपाल रावत और क्षेत्र की जनता ने उनका फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया और साथ ही उम्मीद जताई कि क्षेत्र का अब और ज़्यादा सर्वांगीण विकास होगा। वहीं इस मौके पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर हल्ला बोलते हुए कहा कि जो लोग आज बोल रहे हैं वो किसान नहीं हैं बल्कि कांग्रेसी हैं साफ तौर पर, और वो कांग्रेसी हैं जिन्होंने किसानों की ज़मीनों को हड़पा था, साथ ही उनकी फसलों को भी लूटा था। उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए जो किसान आंदोलन के पीछे के लोग हैं उनको कांग्रेसी बताया है। अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत आज मॉल तथा सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति मिलने के बाद मैं इस वक्त खड़ा हूँ रेवाड़ी के मॉल के बाहर। यहाँ जो है मॉल आदि यहाँ खुल गया है। अभी जो आप देख रहे हैं पूरी तरीके से सफाई का कार्य चल रहा है। लोग यहाँ आना भी शुरू हो गए हैं। लेकिन बात करें सिनेमा हॉल की, तो सिनेमा हॉल अभी तक यहाँ नहीं खोला गया है।
इनका कहना है कि जल्दी ही 1 या 2 दिन में सिनेमा हॉल को खोल दिया जाएगा। मॉल की बात करें तो यहाँ तमाम जो गाइडलाइन है, कोरोना की जो गाइडलाइन है, उनकी पालना करते हुए मॉल को खोला जा रहा है। किसी भी तरीके की जो है ढिलाई यहाँ नहीं बरती जा रही है। हमारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि 19 जुलाई सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ा दी गई है और इसके तहत हरियाणा सरकार ने कई तरह की छूट भी प्रदान की हैं, जिसके तहत सभी ITI प्रशिक्षण केंद्र, कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरीज को खोल दिया गया है। और आज महम के कई कोचिंग सेंटर में विद्यार्थियों की रौनक देखने को मिली, काफ़ी संख्या में छात्र छात्राएं देखने को मिले। और अगर ITI की बात करें तो सभी ITI कल से खुल रही हैं और कल से कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। कोरोना की दूसरी लहर के चलते बंद पड़े कोचिंग सेंटर महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा में राहत मिलने के बाद सोमवार से कोचिंग सेंटर शुरू हो गए। शैक्षणिक कार्य शुरू होने से छात्रों व कोचिंग सेंटर के संचालकों ने राहत की सांस ली। कोचिंग सेंटर नहीं खुलने के छात्रों को परीक्षाओं की तैयारियों के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। अब सरकार द्वारा राहत देने के बाद परीक्षाओं के लिए छात्र अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन को 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। 19 तारीख सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। उसके बावजूद सरकार ने कुछ चीज़ों में राहत भी दी है। हालांकि सरकार का यही कहना है कि जिस तरह से कुछ हिदायतें की जाएंगी, होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थलों को भी अब खोला जाएगा। हालांकि स्कूलों में भी अब छूट दी गई है। कुछ बच्चे जो है नियम के तहत ही आ पाएंगे। हालांकि स्कूल में जाने वाले बच्चों ने साफ तौर पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि पिछले 1 साल से कोरोना संक्रमण के कारण उनकी पढ़ाई नहीं हो पाई। सरकार ने ऑफलाइन पढ़ाई तो शुरू की, लेकिन उनकी पढ़ाई नहीं हो पाई। ऐसे में अब वो स्कूल में जाकर अपने दोस्तों के साथ और अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे। साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना की लहर ने इस कदर तबाही मचाई कि लोगों के मन में इस कदर डर बैठ गया कि लोग अपने परिजन या अपने सगे रिश्तेदारों की अस्थियां तक लेने शमशान घाट नहीं पहुंच पाए, जिसके चलते नगर निगम ने 130 लोगों की इन अस्थियों को गढ़गंगा में विसर्जित करने का काम किया। आपको बता दें कि 2020 अप्रैल से लेकर अभी तक 3500 लोगों का दाह संस्कार व उनकी अस्थियों का गढ़गंगा में विसर्जन का काम नगर निगम व मदनपुरी की संस्था कर चुकी है। आपको बता दें कोरोना की दूसरी लहर ने इस कदर तबाही मचाई कि लोगों ने अपनों का साथ छोड़ दिया। रेहड़ी वालों की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है, जहां पर एक महिला को सिर्फ इसलिए लाठी और डंडों से पेट डाला क्योंकि उसने अपनी दुकान के सामने रेहड़ी खड़ी करने से मना कर दिया। पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। महिला का कहना है कि सुबह लगभग 9 बजे के आसपास कुछ रेहड़ी वालों ने उसकी दुकान के सामने रेहड़ी लगाने का प्रयास किया। महिला के द्वारा रोकने पर उन्होंने लाठी और डंडों से हमला कर दिया। इसी बीच महिला के परिजन आ गए, जिसको देखकर रेहड़ी संचालक फरार हो गए। महिला का कहना है कि ये वारदात 3 या 4 बार पहले भी हो चुकी है। पुलिस को शिकायत भी दी जा चुकी है और पुलिस हर बार राजीनामा करवा देती है। एक बार फिर से शिकायत दी गई है, देखना होगा कि इस मामले में क्या होगा। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून का कहर देखने के लिए मिला है। सोमवार सुबह खबर ही आई कि धर्मशाला में बादल फटा है और ऐसे में जो गाड़ियां हैं वो भी पानी में खिलौने की तरह बहती दिखी। यही नहीं, खबर ये भी है कि अन्य जिलों में भी भूस्खलन और सड़कें तबाह होने की ऐसे ही खबरें सामने आ रही हैं। यही नहीं, मौसम विभाग ने आज भी अलर्ट जारी किया है और ये कहा है कि 12 और 13 यानी 2 दिन भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह कहा है कि मॉनिटरिंग की जा रही है और जहां जहां तबाही हुई है वहां के लिए राहत और बचाव कार्य की मदद दी जा रही है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से फोन पर बात की और पल पल की रिपोर्ट मांगी है और यह कहा है कि केंद्र की तरफ से कोई भी मदद चाहिए तो राज्य सरकार उसे बताए, वो मदद मुहैया कराई जाएगी। NDRF की टीमों को भी मदद के लिए भेजा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया था और उसकी तस्वीरें जो है वो जिला कांगड़ा में देखने को मिली। जिला कांगड़ा में पिछले 6 से 8 घंटे से लगातार जो है वो भारी बारिश जो है वो देखने को मिल रही है।
सबसे पहले मैं बात अगर भागसू नाग की करूं तो भागसू नाग में बादल फटने से जो है भारी तबाही जो है वो देखने को मिली है। कई गाड़ियां जो हैं वो उस बरसात के पानी में बह गई और उसी के चलते जो है वो निचले सारे क्षेत्र में बाढ़ जैसा माहौल है। बात में अगर मांझी खड़ की करूं या गज खड़ की करूं तो उनका पानी उफान पे है और पुलों के ऊपर जो है वो पानी निकल रहा है। उसके चलते जो है वो यातायात जो है वो प्रभावित हुआ है। कई जगह बिजली विभाग को भी इस बरसात के चलते नुकसान झेलना पड़ा है। पालमपुर की अगर बात करूं तो पालमपुर की मोल खड़ की बात करूं या भिल खड़ की बात करूं, इनका पानी भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो खड्डों में उफान पर है और उसी के चलते जो है इसके आसपास के इलाकों में तबाही का मंजर है। मैं राजपुर की बात करूं तो यहाँ पर एक निजी स्कूल है, उसका डंगा भी जो है वो इस खड़ के साथ बना था, वो भी इस बरसात के चलते जो है वो ढह गया है। इस तरह का नुकसान जो है वो पूरे जिला कांगड़ा में ऊपरी क्षेत्रों से लेकर के निचले क्षेत्रों तक जो है वो देखा जा रहा है। बीती रात की झमाझम बारिश ने अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया है। ग्रामीण सड़कों को बाधित कर दिया है तो नेशनल हाईवे सड़कों पर भारी भूस्खलन के चलते दोनों तरफ सड़कों पर लंबी लंबी कतारें लग गई है। आपको बता दें कि पांवटा साहिब से नेशनल हाईवे गुम्मा तक सड़कों पर जगह जगह भारी भूस्खलन से लोगों को भारी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई कि जल्द से सड़कों को खोला जाए ताकि लोगों को जो परेशानी हो रही है उससे निजात मिल सके। तो जनता टीवी के रिपोर्टर्स हर खबर को आप तक पहुंचाते हैं और यही नहीं, हम खबर को असर तक भी पहुंचाते हैं। फिलहाल हमारी खास पेशकश जनता रिपोर्टर में अभी के लिए फिलहाल इतने वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए जनता टीवी।